Today we are going to do the next question of section A, which is define capital account convertibility. What are the issues that are considered by the government? What is capital account convertibility? It is it is a freedom to convert domestic currency into foreign currency and foreign currency to domestic currency without government restrictions. जब हम अपनी करेंसी रुपीस को बिना किसी दिक्कत में डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हैं या वाइसा वर्सा डॉलर को रुपीस में कन्वर्ट कर सकते हैं तो उसको हम कहते हैं कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। सबसे पहले अब हमको पढ़ना है इसके अंदर कि इसके अंदर इश्यूज़ क्या हैं, बट उसको करने से पहले हम पढ़ते हैं कि कैपिटल अकाउंट की ट्रांजेक्शन्स कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहली तो होती है जो हम पढ़ते हैं FDI, then foreign direct investment, then it is foreign portfolio investment, then we can say purchase and sale of foreign securities, then external borrowing, international loans and all. What are the advantages of capital account convertibility? Capital account convertibility encourages foreign investment, then it helps in the better allocation of capital, it enhances economic growth and development of financial markets. Now we are going to study about the issues which are considered by the government before introducing capital account convertibility. First issue we can see is fiscal deficit. Fiscal deficit means when expenditure exceeds receipts. जब हमारे एक्सपेंडिचर जो है रिसीट से ज़्यादा हो जाते हैं उसको हम कहते हैं कैपिटल अकाउंट, उसको हम कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। देन ये इसमें होता क्या कहते हैं, जब फिस्कल डेफिसिट हो जाता है तो हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आ जाती है और जो इन्वेस्टर्स ने हमारी कंट्री में इन्वेस्ट किया होता है उनका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है, हमारी कंट्री में उसके बाद कोई इन्वेस्ट करना नहीं चाहता। नेक्स्ट वी आर हैविंग इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, जब करेंसी का प्राइस, जब प्राइस में कंटिन्यूअस राइज आ जाता है, इनकम इतनी नहीं होती जितने की महंगाई बढ़ जाती है। इन शॉर्ट इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई। जब किसी भी प्राइस का गुड बहुत ज़्यादा एकदम से बढ़ जाता है तो उसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन होने से क्या होता है, जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी है उसकी वैल्यू जो है वो हो जाती है कम और इट कैन लीड टू कैपिटल आउटफ्लोज, क्योंकि लोग हमारे यहाँ पे तो इन्वेस्ट करेंगे ही नहीं, वो बाहर करेंगे, फिर हमारी कंट्री में कोई क्यों करेगा। देन वी हैव exchange rate stability. Exchange rate stability is very necessary to gain the investor confidence. हमारी कंट्री में वही लोग आएंगे जिनको पता होगा कि यहाँ का जो एक्सचेंज रेट है वो स्टेबल रहता है और बार बार चेंज नहीं होता। Large fluctuations in exchange rate can create uncertainty and financial risk. Next, we are having strength of the banking system. बैंकिंग सिस्टम हमारा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इट शुड बी फाइनेंशियली साउंड, इट शुड बी वेल रेगुलेटेड एंड इट शुड बी एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट। वो कुछ भी किसी से छुपा के नहीं करना चाहिए। One point we left here, foreign exchange reserves. Foreign exchange reserves are foreign currencies held by the central bank. जब हमारी कंट्री के पास बहुत ज़्यादा रिजर्व्स होते हैं तो जब हमारी कंट्री में क्राइसिस आ जाते हैं तो वो हमारी कंट्री के लिए बहुत ही हेल्प करते हैं। दे प्रोटेक्ट द इकोनॉमी फ्रॉम एक्सटर्नल शॉक्स। नेक्स्ट वी आर हैविंग BOP पोजीशन। BOP पोजीशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन जो है, इट मीन्स इट रिकॉर्ड्स ऑल द इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स ऑफ अ कंट्री। ट्रांजेक्शन्स ऑफ कंट्री, विच ट्रांजेक्शन्स? इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स। अगर जैसे हमने यहाँ पढ़ा, अगर हमारे एक्सपेंडिचर एक्सीड कर जाते हैं रिसीट से तो हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कम हो जाती है, हमारी कंट्री में फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आ जाती है। नेक्स्ट वी हैव फाइनेंशियल मार्केट डेवलपमेंट। फाइनेंशियल मार्केट डेवलपमेंट, एफिशिएंट कैपिटल मार्केट हेल्प्स अब्सॉर्ब लार्ज कैपिटल इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। अब गवर्नमेंट का कंसर्न क्या कहता है, गवर्नमेंट कहती है कि कंट्री के पास डेवलप्ड स्टॉक मार्केट होने चाहिए,
स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मार्केट्स होने चाहिए, देन एफिशिएंट उसके पास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए जिसके अंदर से एक्सचेंज रेट आराम से हमने जो अपनी करेंसी है वो आराम से एक्सचेंज करवाई जा सके. देन वी हैव एक्सटर्नल डेट पोजीशन. What is external debt position? It refers to the borrowings from foreign countries and institution. जब हम किसी फॉरेन कंट्री से उधार लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल डेट पोजीशन. The level of external debt should be manageable before introducing full CAC. Okay. Next our point is regulatory and supervisory framework. रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी फ्रेमवर्क में क्या कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस चाहिए टू मॉनिटर द इंटरनेशनल कैपिटल फ्लोज. अदरवाइज़ हमारी कंट्री में कोई भी इन्वेस्ट नहीं करेगा. हमें ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, जो हमारा रेगुलेटरी सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. एंड द गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल बैंक शुड हैव इफेक्टिव मॉनिटरिंग सिस्टम टू प्रिवेंट फाइनेंशियल क्राइसिस एंड इलीगल ट्रांजेक्शन. किसके लिए स्ट्रॉन्ग होना चाहिए? टू प्रिवेंट फाइनेंशियल क्राइसिस. नेक्स्ट वी आर हैविंग रिस्क ऑफ कैपिटल फ्लाइट. कैपिटल फ्लाइट क्या होता है? जब इन्वेस्टर्स सडनली अपना बहुत ज़्यादा अमाउंट मनी का ट्रांसफ़र कर देते हैं अपनी कंट्री से बाहर. इससे क्या होगा? सबसे पहले तो इससे इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आ जाएगी और जो हमारी करेंसी है वो डेप्रिशिएट हो जाएगी. अब गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि जो इकोनॉमी है वो विथस्टैंड करे अपने कैपिटल आउटफ्लोज के साथ.